हेलो फ्रेंड्स, टुडे नाउ टॉपिक इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। और कल की वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ा था। तो अब हम शुरू करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, और पहले हम डिस्कस करेंगे अभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट और नॉर बी डिस्ट्रॉय अलोंग थ्रू इट मे बी कन्वर्ट होती है वन फॉर्म से किसी अनदर फॉर्म के अंदर। मीन्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है कि ये एक ऐसा लॉ है जहाँ पे एनर्जी ना तो क्रिएट होती है, मतलब एनर्जी कभी भी ना तो पैदा होती है ना ही वो नष्ट होती है, बल्कि वो एक फॉर्म से किसी दूसरी फॉर्म के अंदर इजीली कन्वर्ट हो जाती है। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की पहली डेफिनेशन है। सेकंड डेफिनेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। ये फर्स्ट डेफिनेशन है, ये सेकंड डेफिनेशन है। द टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स हमें पता है, यूनिवर्स क्या होता है, सिस्टम एंड सराउंडिंग होता है। तो जो टोटल एनर्जी होता है हमारे यूनिवर्स का, मीन्स सिस्टम का और सराउंडिंग का, क्या होता है, वो रिमेन कांस्टेंट होता है। अलोंग थ्रू इट मे अंडरगो ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब जब भी कोई टोटल एनर्जी होती है यूनिवर्स की, वो कांस्टेंट होती है, चाहे वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाए। एनर्जी जो होती है आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, तो आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में भी हमने कल वाली वीडियो में पढ़ा था कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। एक ऐसा सिस्टम ना तो जिसके अंदर एनर्जी मतलब जिसके अंदर ना तो एनर्जी का एक्सचेंज हो और ना ही मैटर का एक्सचेंज होता हो, उसे हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। सो दैट आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है कि जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझते हैं। जैसे कि आपके पास कुछ आइस के टुकड़े हैं, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये आपके पास आइस के टुकड़े हैं, और जो आपके आइस के टुकड़े हैं, जब आप इनको हीट देते हो, ठीक है, या एट ए नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर भी आइस जो है वो मेल्ट होती है, ठीक है। आइस क्या होती है, मेल्ट होती है। जब ये मेल्ट होती है तो मेल्ट होने के बाद वाटर के अंदर कन्वर्ट होती है। मतलब जब ये मेल्ट होती है, आइस ऐसे पिघलना शुरू करती है, तो ये वाटर में कन्वर्ट होती है। वाटर से फिर ये कन्वर्ट हो जाती है गैसेस स्टेज के अंदर। अगर आप इस मेल्ट हुई वाटर को हीट देते हो तो ये वाटर वेपर बनके मतलब उड़ जाता है इन ओवर इन्वायरमेंट के अंदर। तो हम क्या कहेंगे कि वाटर का लॉस नहीं हुआ है, वाटर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर इजीली कन्वर्ट हो गया है। तो इसी प्रकार से हमारी एनर्जी होती है जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, बट वो अपनी फॉर्म को चेंज कर लेती है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है जहाँ पे ऊर्जा का संरक्षण होता है, ठीक है। और अब हम पढ़ते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। जैसे कि जो आपका थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है, और उसमें भी फर्स्ट लॉ किसको बताता है, जो फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है वो किसका रिलेशनशिप होता है, इंटरनल एनर्जी का, वर्क का और हीट का। हम इन्हीं तीनों का यूज़ करते हुए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के एक्सप्रेशन को शो करेंगे कुछ इस प्रकार से। जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक सिस्टम है, ये आपका क्या है, एक सिस्टम है। सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या है, आपके पास U1 है, ठीक है। इसके अंदर जो इंटरनल एनर्जी वो है वो क्या है, U1 है। मान लीजिए ये आपकी इनिशियल स्टेट है, फाइनल स्टेट आपकी ऐसे बनेगी। तो उसको हम कैसे देखते हैं, आपका कोई सिस्टम है जिसकी इंटरनल एनर्जी है U1। जैसे ही आपने अपने इस मतलब सिस्टम को हीट दिया, ठीक है, आपकी सिस्टम ने हीट को एब्जर्व किया, तो कुछ इस प्रकार की फॉर्म अपीयर होती है। U1 प्लस में Q अपीयरेंस होता है, और प्लस में Q मतलब जैसे ही आपने हीट इस सिस्टम को दिया तो इस सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया, तो ये फॉर्म आपके पास आएगी। अब आपने अपने इस सेकेंड सिस्टम को क्या किया है, आपने अपने इस सेकेंड सिस्टम के ऊपर वर्क डन किया है, मतलब काम किया है थोड़ा सा और। तो इसकी फॉर्म कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, U1 प्लस में Q प्लस में W
हो जाएगा और ये हमारे पास निकल के आती है, आपकी फाइनल इंटरनल एनर्जी निकल जाती है। सो दैट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम क्या कहेंगे, इंक्रीज इंटरनल एनर्जी, मतलब जो आपकी अंदर की इंटरनल एनर्जी है वो कब बढ़ती है, जब उसके अंदर मतलब हीट का एब्जॉर्प्शन होता है और उसके ऊपर वर्क अप्लाई होता है सिस्टम पे। सपोज आपकी जो इनिशियल इंटरनल एनर्जी है वो क्या है, U1 है, ठीक है। आपने उसको एनर्जी दिया तो एब्जॉर्ब एनर्जी क्या है, Q1 है। तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो कुछ इस प्रकार से आएगी, U1 प्लस में Q आएगी। अब आपने उसके ऊपर मतलब इस U1 प्लस Q सिस्टम के ऊपर आपने वर्क डन किया, मतलब वर्क किया सिस्टम के ऊपर, वर्क डन किया ऑन द सिस्टम के ऊपर, तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो आपके पास कुछ इस प्रकार से इक्वेशन आएगी, U1 प्लस में Q प्लस में W, ऐसा कुछ अपीयरेंस होगा आगे, जो कि इस प्रकार से। चलिए अब हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हमें पता था कि जो U1 था वो आपका क्या था, इंटरनल एनर्जी था, मतलब ये आपके पास आपका इंटरनल एनर्जी था आपके सिस्टम का, ठीक है, इंटरनल एनर्जी था आपकी सिस्टम का। जैसे ही आपने अपने सिस्टम के ऊपर, मतलब ये आपका सिस्टम था जिसकी इंटरनल एनर्जी थी U1, अब आपने अपने इस सिस्टम के ऊपर हीट डाला, तो वहाँ पे जो हीट है, मतलब जब सिस्टम ने हीट एब्जॉर्व किया, हीट क्या किया, सिस्टम ने एब्जॉर्व किया, तो उसका सिंबल हो गया Q। तो आपके पास अगला सिस्टम कुछ इस प्रकार से बनेगा, U1 प्लस Q बन गया है, ठीक है, U1 प्लस Q बनेगा। अब इस U1 प्लस Q के ऊपर जब आपने वर्क डन अप्लाई किया, इसके ऊपर आपने क्या किया है, वर्क डन आपने इसके ऊपर अप्लाई किया है इस सिस्टम पे, तो ये कुछ आगे चल के कुछ इस प्रकार से फॉर्म अप्लाई करेगा, U1 Q प्लस में W आ गया है आपके पास, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ही आपके पास U1 Q और W है, ये आया है आपके सिस्टम में, अब हम क्या करेंगे कि आपके पास जो ये तो क्या है, आपकी कंप्लीट इनिशियल स्टेट थी, मतलब यहाँ पे क्या थी, आपका इनिशियल स्टेट था एनर्जी का। अब आपका फाइनल स्टेट क्या आता है, फाइनल स्टेट को हम U2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो आपके पास आएगा U1 प्लस में Q प्लस में W। ये आपके पास इक्वेशन बन गई है फर्स्ट, ठीक है। जो आपका फाइनल इंटरनल एनर्जी आएगा वो क्या आएगा, U2 और U1, मतलब इस U1 को जैसे ही आप इस साइड लेके आते हो तो U2 माइनस में U1 वैल्यू होगा इज इक्वल टू Q प्लस में W बनेगा, ठीक है। U2 और माइनस U1 को आप डेल्टा U से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और उसको हम क्या लिखेंगे, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस में W, ऐसे आप शो कर सकते हो। तो ये आपके पास आ गई है आपकी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या कहेंगे कि जो आपका वर्क डन है, वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, माइनस में P प्रेशर डेल्टा V होता है। जैसे कि हम इस प्रकार से, यहाँ तक तो हमने सोल्व किया है अपनी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, यहाँ तक तो हमने सोल्व कर दिया है। अब हम आगे देखते हैं कि जो वर्क डन होता है, वर्क एक्सपेंशन, वो क्या होता है, माइनस में P डेल्टा V होता है। जो डेल्टा V होता है वो क्या होता है, जो वॉल्यूम चेंज हुई है सिस्टम की वो, और जो एक्सटर्नल प्रेशर लगा है वो। तो वर्क डन जो है हमारे पास क्या होता है, जो प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर है P, और डेल्टा जो वॉल्यूम चेंज हुई है V, उसे हम लिखते हैं। तो ये हमारे पास W हो गया है, ठीक है। अब हम इस W की वैल्यू को, मतलब अब हम अपनी इस W की वैल्यू को पुट करेंगे, कहाँ पे पुट करेंगे, इन इक्वेशन सेकेंड के अंदर। अब हम इसे पुट करेंगे, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस में माइनस P डेल्टा V हुआ आपके पास। मान लीजिए एट एक कंडीशन के ऊपर आपने डेल्टा U आपने क्या रखा, 0 रखा है, ठीक है। डेल्टा U मान लीजिए, माना कि सपोज दैट डेल्टा U को आपने माना 0, तो जैसे ही आप इस वैल्यू को यहाँ पे 0 रखते हो, ठीक है, 0 रखोगे तो ये तो 0 ही रहेगा। Q प्लस में माइनस P डेल्टा V की वैल्यू रहेगी, तो अब इसको हटा देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, Q इज इक्वल टू माइनस W, ऐसा हम लिख सकते हैं। मतलब ये क्या है, आपका W ही तो है, वर्क डन ही तो है, इसको हम कुछ इस प्रकार की फॉर्म में लिखते हैं। तो आपका Q इज इक्वल टू माइनस W क्या आता है वो हम देखते हैं कि
डेल्टा यू इज इक्वल टू, जैसे ही हम जीरो रखते हैं तो ये कुछ इस प्रकार की फॉर्म आती है। तो ये क्या है, जब एब्जॉर्व किया सिस्टम ने, मतलब इस वर्क डन को, मतलब जैसे ही एब्जॉर्व किया तो मान लीजिए उसको हमने इक्वल किया जीरो के अकॉर्डिंग, तो हमारा जो क्यू है, जो इंटरनल एनर्जी होता है सिस्टम का, हम यहाँ पे लिख सकते हैं द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, जो इंटरनल एनर्जी होता है सिस्टम का, जिसमें हीट इक्वल होता है किसके, जो हीट होता है वो इक्वल होगा वर्क डन की। ये हम पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अब हमने मतलब डिस्कस किया है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।